वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 25 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। प्रारंभ की पहली बैच स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने खुद को इनरोल किया। जो इसकी नेक्स्ट बैच है वो 12 जुलाई से शुरू होने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि ये 3 दिनों के लिए फ्रीली एक्सेसिबल होगा, 12, 13 और 14 जुलाई को। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप इस पूरे कोर्स की क्वालिटी को जज कर सकें बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ। इसमें 1200 से अधिक घंटों के लेक्चर्स होंगे, प्री और मीन्स की टेस्ट सीरीज होगी, CSAT की क्लासेस होंगी, NCERT वीडियोज़ और रिलेटेड टेस्ट सीरीज होगी। फर्दर ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप 2022 के लिए कंपोजिट प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू दिस कोर्स। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा पहला आर्टिकल पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट के सामने एक मामला गया जिसमें 23 साल के एक लड़के ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था एक माइनर लड़की को, जिनकी उम्र महज 14 साल थी। अभी उस लड़के को बेल दे दी गई। बेल देते वक्त कोर्ट ने 2 आर्ग्यूमेंट्स एडमिट किए। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये था कि वो जो लड़की थी वो एक वॉलेंट्री रिलेशनशिप में थी उस लड़के के साथ। उससे जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू पीटर पैन सिंड्रोम, जो हमारे आर्टिकल का मुद्दा है। लॉयर ने यह आर्ग्यूमेंट रखा कोर्ट के सामने कि जो लड़का है वो पीटर पैन सिंड्रोम से ग्रसित है, इसीलिए वो अपनी उम्र से कम उम्र जैसा बिहेव करता है, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस आर्ग्यूमेंट को एडमिट करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो क्या है ये PPS, पीटर पैन सिंड्रोम? ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें एक व्यक्ति सोशली इमेच्योर बिहेव करता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी उम्र से कम उम्र जैसा बिहेवियर शो करता है। वो एक केयर फ्री लाइफ जीता है। एडल्टहुड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको बियर करना उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता। बेसिकली वो कभी बड़ा ही नहीं होता और एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है। इसी वजह से ये बेल ग्रांट की गई है। देखिए, पीटर पैन सिंड्रोम ये शब्द आया कहां से? एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं डैन किले नाम के। इन्होंने 1983 में इस वर्ड को क्वाइन किया था इन सभी बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रिफ्यूज टू ग्रो, मतलब बड़ा होने से इनकार कर देता है, तो इस कंडीशन को हम पीटर पैन सिंड्रोम कहेंगे। डैन किले ने ये जो आइडिया है PPS का, इसे अवेल कहां से किया? पीटर पैन एक्चुअली में एक फिक्शनल कैरेक्टर है एक नॉवेल का। इस नॉवेल को एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरी ने लिखा है। पीटर पैन जो कि कैरेक्टर है इस नॉवेल में, वो एक केयरफ्री यंग बॉय है जो कभी बड़ा ही नहीं होता। तो उन्होंने उसी कैरेक्टर के नाम पर इस पूरे साइकोलॉजिकल सिचुएशन को नाम दे दिया। ध्यान दीजिएगा कि WHO ने अभी तक पीटर पैन सिंड्रोम को हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर नहीं किया है, और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट तो करता है, इसलिए इसे हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर कर देना चाहिए। सिम्टम्स की बात करें तो देखिए क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे पूरी तरीके से अभी कभी डायग्नोस किया नहीं गया, और सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इवन ऐसा होता क्यों है इसके रीजंस भी हमें क्लियर नहीं है। चूंकि रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह भी नहीं हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति के डेली रूटीन पर पर्याप्त प्रभाव डालता है, उनकी रिलेशनशिप, उनकी वर्क एथिक्स और उसके रिजल्ट्स पर कई तरीके के निगेटिव इंपैक्ट्स इससे पड़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सिंड्रोम होता है जिसे कहा जाता है वेंडी सिंड्रोम। यह अक्सर महिलाओं में या फिर गर्ल्स में देखा जाता है, जब गर्ल्स अपनी उम्र से अधिक जैसा बिहेव करने लगती हैं। जैसे कोई एक महिला होगी जो ऐसे बिहेव करती है अपने आसपास जुड़े हुए लोगों के साथ या फिर पार्टनर के साथ जैसे कि वो उनकी मां हो, मतलब आवश्यकता से अधिक केयर करना। इससे कई बार वो समस्याएं क्रिएट कर देती हैं और वन साइडेड इमोशनल सपोर्ट देने लगती हैं, जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को वेंडी सिंड्रोम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वेज कनाल से रिलेटेड है। कुछ समय पहले मामला आया था जब एक शिप स्वेज कनाल में जाके फंस गया था और स्वेज कनाल का पूरा रूट अटक गया था।
चूंकि इससे स्वेज कनाल की जो अथॉरिटी है, ओवरऑल जो इजिप्ट है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनका रेवेन्यू काफी कट हो गया जब तक ये पूरा मामला उलझा रहा। तो स्वेज कनाल अथॉरिटी ने जो एवर गिवन शिप का नाम था, वेसल का नाम था, उसके ओनर हैं और उनके जो इंश्योरर हैं, उनसे $916 मिलियन का कंपनसेशन मांगा था। हमें जो नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई करिए। हालांकि वो इस कंपनसेशन को देने को तैयार नहीं थे और यह मामला कोर्ट के पास गया। अभी स्वेज कनाल अथॉरिटी ने खुद ही इस कंपनसेशन को कम करके $550 मिलियन कर दिया है और उनके शिप को अभी तक डिटेन करके रखा गया है। मतलब आप ये कंपनसेशन पे करेंगे तब हम आपका शिप देंगे। तो ये पूरा मामला चल रहा है स्वेज कनाल के बारे में। स्वेज कनाल देखिए, आप लोकेशन देखना चाहें तो ये है इजिप्ट और ये है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। यहां पर है जॉर्डन और ये है सीरिया, ये है इराक, यहां पर है सऊदी अरेबिया एंड दैट इज इजराइल। यहां सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है और इजिप्ट का ये जो मेनलैंड वाला एरिया है, इसके बीच में यहां से निकलता है स्वेज कनाल, जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपने पूरा लोकेशन समझा। स्वेज कनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जहां पर आप रेड सी से मेडिटेरेनियन सी में जा सकते हैं। ओवरऑल ये इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है। ये जो कनाल है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग भी करता है। इसे स्वेज कनाल कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया था। तब यह कंपनी फ्रेंच ओन थी, फ्रांस के द्वारा ओन की जाती थी। इसमें इजिप्ट के जो रूलर थे उनके भी स्टेक्स हुआ करते थे। ऑफिशियली इसे 1869 में 17 नवंबर को ओपन किया गया। कनाल को वर्तमान में ओन और मेंटेन किया जाता है स्वेज कनाल अथॉरिटी के द्वारा, जो कि इजिप्ट से बिलोंग करती है। इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था, नाम था कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी स्थिति में इस कनाल को किसी भी देश के लिए बंद नहीं किया जाएगा। इवन इन वॉर टाइम, युद्ध भी हो रहा होगा तो जितने भी देश युद्ध में हैं वो फ्रीली इस कनाल का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नहीं कि एक पार्टी के लिए ओपन है और दूसरी पार्टी के लिए बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों में ही हर देश के लिए उपलब्ध रहेगा, ओपन रहेगा। कुल मिलाकर इसे बंद नहीं किया जाएगा और ना ही किसी कंट्री को इससे जाने से रोका जाएगा। सिग्निफिकेंस यह है कि इसने यूरोप और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन के रीजन में जो भी देश हैं उन तक आने के रास्ते को बहुत कम कर दिया। यह दुनिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शिपिंग लेन है। दुनिया का बाई वॉल्यूम जो ओवरऑल ट्रेड होता है उसका 12% इसी रूट से होता है, स्वेज कनाल से। देखिए, लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछती है। 2014 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि टर्की किन दो वाटर बॉडीज के बीच में लोकेटेड है। यू हैड ऑप्शंस ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज, मेडिटेरेनियन सी और गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। आपको जवाब चुनना था। आपका सही जवाब था बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए जरूरी होगा कि आप डेली बेसिस पर एटलस देखते रहें। उम्मीदतन आप सभी लोगों ने अपने कमरे में मैप लगा रखा होगा, उसे घूमते टहलते देखते रहें, बिकॉज इमेजिनेशन से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और रात को सोने से पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप 15-20 मिनट जो एटलस है उसे पलट कर देखकर तभी सोएं। अगर ये आदत में आ जाता है तो काफी आसानी हो जाती है मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में है। भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंडिया से उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, मतलब इंडिया अपने टैक्स एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करवाएगा TIWB को, जो अल्टीमेटली भूटान की टैक्स अथॉरिटीज को ट्रेन करेंगे टैक्स ऑडिट करने के लिए। ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ज्वाइंट इनिशिएटिव है UNDP और OECD का। UNDP stands for United Nations Development Program and OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो समझिए आम भाषा में कि TIWB करता क्या है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज सभी देशों में काम करती हैं। उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और टैक्स ऑडिट करना मुश्किल होता है। सभी देशों में, मेनली डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, टैक्स अथॉरिटीज कई बार खुद को इनकैपेबल फील करती हैं टैक्स ऑडिट करने में। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उनको टैक्स ऑडिट करना सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जगह ले लेते हैं, बल्कि उनके साथ टैक्स ऑडिट करके उनको दिखाते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। तो जो टैक्स ऑडिट नॉलेज है
जो स्किल्स हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच में। ये अथॉरिटीज उनके सामने जाकर टैक्स ऑडिट करते हैं, उनके अथॉरिटीज को दिखाते हैं कि आप भी ऐसे कर सकते हो। ये प्रोग्राम सर्टेन टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद वो चले आएंगे, फिर आप सीख गए, आप खुद से करिए। जैसे कि भूटान में ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये 24 महीनों तक चलेगा, यानी कि 2 साल तक। फोकस यही है कि यहाँ पे जो भी TIWB के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भूटान की टैक्स अथॉरिटीज को एक्सपर्टीज देंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑडिट रिलेटेड स्किल्स में, ताकि वो अच्छी ऑडिटिंग कर सकें। बेनिफिट्स क्या है प्रोग्राम के? इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है UNDP और TIWB के सेक्रेटेरिएट के साथ, ताकि भूटान को स्ट्रेंथन किया जा सके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और टेक्निकल नो हाउ को लेकर कि आप कैसे अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं टैक्स के बारे में। अब देखिए, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर पूछा गया था 2016 के प्रीलिम्स में। सिंपली ये पूछा गया था कि ये है क्या। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वो टैक्स डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे प्रश्न पूछ सकते हैं तो वो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे भी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन सिंपल था कि है क्या। अ डिवीजन ऑफ WHO, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसे EU स्पॉन्सर करता है, या फिर UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सही जवाब है कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो बी वॉज द करेक्ट आंसर। तो मिलता जुलता क्वेश्चन, मैंने कहा था कि हम रेफरेंस क्वेश्चन देखेंगे बिकॉज करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इन पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पास्ट में मिले जरूरी नहीं। बिकॉज करंट अफेयर्स है तो ये तो अगली बार पूछा जाएगा ना, जब एग्जाम होगा। तो पिछली बार पूछा गया हो ऐसी कोई संभावना तो बनती नहीं है। तो सही जवाब यहां पर देखिए बी है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म है IFCIOR। यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में इस बॉडी के लिए अपना लियाइजन ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। ये एक संपर्क अधिकारी होता है जो इस बॉडी के साथ कांटेक्ट करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड किंगडम। देखिए, ये बॉडी मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्क करती है। 2018 में इसे बनाया गया था, जिसमें ये बॉडी जो रीजनल कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और जो मैरीटाइम डेटा है उसके लिए एक रीजनल रिपोजिटरी की तरह वर्क करेगा, जहां पर सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वर्तमान में इसके 21 पार्टनर देश हैं और 22 मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं पूरे ग्लोब में जो इसके साथ काम करती हैं। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के गुरुग्राम में। वर्किंग देखिए, ये वाइड शिपिंग या फिर कमर्शियल शिपिंग का जो भी डेटा है वो सभी देशों के साथ शेयर करता है। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाए उसकी ट्रेनिंग भी देता है और इंफॉर्मेशन को शेयर भी करता है। फर्दर अभी जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो वर्चुअल मेथड से की जाती है, लाइक टेलीफोन कॉल, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा सभी देश अपने अपने संपर्क अधिकारी भेजते हैं इस बॉडी में, जो उनके देश की ओर से यहां पर कोऑर्डिनेट करता है। IFCIOR ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है इस पूरे रीजन में और सभी लोगों के लिए एक कॉमन सिचुएशन तैयार करता है कि सभी देश अच्छे से काम कर सकें। अगर हम इस संपर्क अधिकारी यानी कि लियाइजन ऑफिसर की बात करें तो ये ऑफिसर सीधे सीधे इंडियन आर्म फोर्सेस और जो बाकी के दूसरे देशों के संपर्क अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इस अवेयरनेस के डोमेन में वर्क करते हैं। इंडिया ने 13 देशों से इंटरनेशनल लियाइजन ऑफिसर्स को इनवाइट किया था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और US ऑलरेडी भेज चुके हैं। UK 5वां देश है जिसने अपना संपर्क अधिकारी भेजा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC डिक्लेयर कर दिया है। ये कई सारे स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया है, जो कि चिंता की बात है। हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कि डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड वर्जन है। डेल्टा वेरिएंट जिसे नाम दिया गया था B16172, ये कोविड-19 के अर्लियर वेरिएंट की तुलना में ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, तेजी से फैलता था। इसे इंडिया में डिटेक्ट किया गया। अभी आ गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसे आप AY1 भी कह सकते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन की वजह से तैयार हुआ है। वेरिएंट जो वायरस का होता है वो एक या एक से अधिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसेंशियली जो वायरस का गोल होता है वो ये होता है कि वो अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव कर ले कि वो ह्यूमंस के साथ रह सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसे सर्वाइव रहने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है जो इंसान हो सकता है। यूजुअली जैसे कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये एक RNA वायरस है। तो RNA वायरस में एरर की वजह से, जिसे आप म्यूटेशन कह सकते हैं, एक नया वेरिएंट तैयार हो जाता है जो कि एक या एक से अधिक म्यूटेशन की वजह से अपने पिछले वेरिएंट से अलग होता है। ये कई बार ज्यादा ट्रांसमिसिबल, ज्यादा लीथल, ज्यादा खतरनाक होते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? WHO
किसी भी वायरस के वेरिएंट को VOC डिक्लेयर करता है कई सारे आधारों पर, जैसे ये और तेजी से फैलता है, इसमें जान जाने का खतरा पहले की तुलना में ज्यादा है, या फिर इसके लिए हमारे पास प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं है, वैक्सीन नहीं है, थेरेपीज नहीं है, तो ऐसे वेरिएंट्स को VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फुल शिप शॉक ट्रायल के बारे में है, FSST। यूएस की नेवी ने अभी हाल ही में FSST कंडक्ट किया। उन्होंने एक नया और काफी एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किया है। वो चाहते थे कि अगर इस बैटलशिप के आसपास कोई विस्फोट हो तो इस शिप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पता करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई बार ऐसा होता था कि एक विस्फोट किया गया, एक हमला किया गया किसी वॉरशिप के ऊपर, मिस कर गया टारगेट, वो उस शिप पे तो नहीं लगा लेकिन बगल में गया और विस्फोट हुआ। उस विस्फोट की वजह से कई बार शिप के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते थे वो काम करना बंद कर देते थे। उस विस्फोट को वो बियर नहीं कर पाता था, जबकि वो उससे डायरेक्टली हिट नहीं होता था, इससे दिक्कत होती थी। यूएस नेवी उसके बाद से ही काम कर रही है कि वो कुछ ऐसे वॉरशिप्स बनाएं जो आसपास के विस्फोट से प्रभावित ना हो, उसके सभी कंपोनेंट्स अच्छे से काम करें, वो शेक ना करे या फिर उसमें किसी और तरीके की दिक्कत ना हो, नियर मिस जो एक्सप्लोजन है उनसे। यहां पर जो ट्रायल किया गया है FSST का, उसमें जो विस्फोट किया गया है उससे इनका ये वॉरशिप हिला भी नहीं, मतलब जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसको अटेन करने में सक्सेसफुल रहे। FSST में एक अंडर वाटर एक्सप्लोजिव लगाकर विस्फोट करवाया गया था ऑपरेशनल शिप के बगल में, ये देखने के लिए कि कोई कंपोनेंट फेलियर तो नहीं हुआ। जो FSST है ये यही देखते हैं कि शॉक को ये कैसे सर्वाइव कर पाता है, कोई सिस्टम फेलियर तो नहीं हो रहा, और इनका जो रिसर्च था, जो भी उनका टेस्ट था, दैट वाज मोर और लेस सक्सेसफुल। हमारा लास्ट आर्टिकल सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स के बारे में है। ये एक आइलैंड कंट्री है। अभी हमारी कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट अप्रूव किया है इंडिया और इस आइलैंड कंट्री के बीच में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को लेकर, किसके रेफरेंस में, टेक्सास से रिलेटेड। लोकेशन देखिए, ये आपको कैरेबियन रीजन में मिलेगा, कैरेबियन सी में। इंडिया से लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है भारतवर्ष, और यहां से अगर आप जाएंगे पश्चिम की ओर तो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए कैरेबियन सी के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में यहां पर आपको मिलेगा ये आइलैंड देश, साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में, ठीक है। तो ये एक कैरेबियन कंट्री है जो कि वेस्ट इंडीज का पार्ट है। वेस्ट इंडीज कई ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बनता है जिसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। ये कैरेबियन सी के ईस्टर्न बॉर्डर पर है और अटलांटिक ओशन से जहां पर ये टच करता है बिल्कुल वहां पर मिलेगा। इस एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि दोनों ही देश आपस में टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक, उनकी इंफॉर्मेशन को भी एक दूसरे के बीच में शेयर किया जाएगा, जिससे लीगल और बेनिफिशियल ओनरशिप जो भी है उनके डेटाज एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो अगर कोई यहाँ का इंडिविजुअल है, वहां पर अपने पैसे जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, वहां का यहाँ कर रहा है, तो जानकारी मिल जाएगी दोनों देशों को। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पीटर पैन सिंड्रोम साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो एक एडल्ट को सोशली इमेच्योर बना देती है। स्वेज कनाल अरेबियन सी, रेड सी के इन दोनों को कनेक्ट करता है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ज्वाइंट इनिशिएटिव है UNDP और APEC का। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम में लोकेटेड है। ये रीजनल कंट्रीज को मैरीटाइम इश्यूज पर कोऑर्डिनेट करवाता है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। इस पूरे सेशन की PDF ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर आप ओनली एज थिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा। जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारे PDF वहीं पर मिलते हैं। इनफैक्ट उसके अलावा भी बहुत सारी जो PDFs हैं, बुकलेट्स हैं, वो वहीं पर अवेलेबल करवाई जाती हैं और कोई तरीका नहीं है उन्हें अवेल करने का। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।